नमस्कार साथियों, YouTube चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम है। आज हम आप लोगों के बीच आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका सेट नंबर फर्स्ट लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ध्यान से यह क्वेश्चन देखेंगे और अपने मनों में, अपने दिल में इस क्वेश्चन के अंदर जो बातें हो रही है, इस क्वेश्चन के पीछे जो बातें हो रही है, इसका क्या आंसर है, इस पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और आवश्यकता पड़ेगा तो आप इसे अपने कॉपी में, अपने डायरी में नोट कर लेंगे और 2x2 आप देखेंगे आने वाला एग्जाम जो सक्षमता परीक्षा जो बिहार के नियोजित 4 लाख शिक्षकों को होने वाली है, उसमें 2x2 क्वेश्चन आपको मिलेगी। साथ ही आपको जो अभी 7 तारीख से एग्जाम बीपीएससी टीयर 2 की चलेगी, उसमें आप लोग को उसमें हिंदी का जो नेसेसरी है हिंदी में, और साथ साथ जो 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 का आपका सब्जेक्ट जिनका हिंदी है, उस सभी एग्जाम में यह आज का क्लास महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल आप लोग सरसरी निगाहों से देखेंगे। और साथियों, कहना यह है, यदि यह वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो लाइक कमेंट करना न भूलेंगे, और जो साथी चैनल पर नया है प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि कि जितने यहाँ पर लाइव क्लास होगे, रिकॉर्डेड क्लास होगे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा और फायदा आपको आने वाले एग्जाम में होगी। साथियों, सिर्फ आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे और क्लास को बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। सिर्फ आप लोग अपने मन में हिम्मत न हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, और अपने मन को उस ऊंचाई के लेवल को कम मत करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है कि मैं हमसे एग्जाम नहीं निकलेगी या हमारा एग्जाम में नंबर स्कोर कम आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आपको किसी ने कहा है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, चाहे विधि राखे नाम, ताहि विधि रहियो। अर्थात जिस स्थिति में हम लोग हैं, जिस परिवेश में है, उसी परिवेश में, उसी स्थिति में अच्छा करेंगे। यह आप कह करके कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम है। खासकर उन नियोजित शिक्षकों भाइयों को कहना चाहते हैं, यह कह करके अपने आप को बच नहीं सकते हैं कि मेरे पास 7 घंटा 8 घंटा काम करना पड़ता है, परिवार मेरे पास है, बहुत सारा रिलेशन है, बहुत सारे सगी संबंधी है जिसे मुझे समय देना पड़ता है। यह सिर्फ आप जो है यह बात बोल करके अपने मन को सिर्फ संतुष्टि कर सकते हैं, अपने मन की तुष्टिकरण कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम निकालने में परेशानी होगी। तो साथियों, मैं आपको यह सिर्फ कहना चाहता हूं, 2 शब्द सुन लेना आपको है कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, कि चिंता नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, कि चिंता नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो जोश है, वो हारने के लिए नहीं है, वो जीतने के लिए है, और उसको हम लोग जीत के रहेंगे। और जीत के रहेंगे तो ठीक उसी प्रकार कहता है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हमारे आने वाला तमाम 4 लाख नियोजित भाइयों को, शिक्षकों भाइयों को कहना चाहते हैं, तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षक जो भाई मेरे हैं उनको कहना चाहते हैं, सरकार कितना भी एग्जाम ले ले, हार्ड ले ले या लॉ ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। हम लोग अपने कर्तव्य पर अपने आत्मशक्ति से दिखा देंगे कि हम नियोजित शिक्षा में बहुत सारा दम है, और आप उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए इस क्लास से आप जुड़े रहिएगा, पूरे वीडियो देखेंगे और अपने साथी भी शेयर करेंगे। तो
आने वाला दिन हम लोग के लिए बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा है। तो चलते हैं साथियों, अगले क्लास की ओर कर चलते हैं, अर्थात क्लास की ओर चलते हैं। और यह जो है आज तमाम भाइयों को कहना चाहते हैं, बिल्कुल इस क्लास को ध्यान से देखेंगे और अच्छा लगेगा तो मिशन ऑनलाइन एकेडमी का जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब एंड करेंगे। तो साथी चलते हैं आगे पहला क्वेश्चन की ओर। आज सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है, उसकी ओर चलते हैं, उसकी ओर चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका है आज का क्वेश्चन का पहला आज का पहला क्वेश्चन है जिसका श्री गणेश कर रहे हैं, श्री गणेश किया जा रहा है, श्री गणेश किया जा रहा है। क्या हिंदी दिवस हिंदी दिवस हिंदी दिवस हिंदी दिवस हिंदी दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को और 14 सितंबर को। आपको साथी बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और उस 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाई जाती है? तो 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। संघ की राजभाषा घोषित किया। संघ अर्थात इंडिया, अर्थात भारत, अर्थात केंद्र। संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। तो उसी के याद के लिए, उसी दिन के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो हिंदी राजभाषा है तो संविधान के 343 अनुच्छेद में ये कह रही है हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। संविधान के 343 अनुच्छेद जो है के तहत यह कहा जा रहा है कि भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया? घोषित किया है। उसी की याद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी की याद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब साथी आगे कहता है आधुनिक युग की मीरा किसे कहता है? आधुनिक युग की आपने एक मीरा के बारे में जानते थे जो कृष्ण का अपने गायन से, अपने लिखित से कृष्ण का अपना प्रेमी समझता था और समझती थी और कृष्ण के को अपने आप को समर्पित किया करती थी। वह कवित्री मीरा प्राचीन काल की थी। लेकिन आज की काल की आधुनिक युग की मीरा किसे कहता है? महादेवी वर्मा को, अरुंधति राय को, सरोजिनी नायडू को, निर्मला दत्ता को। तो आज की आधुनिक काल की मीरा अर्थात कृष्ण भक्ति करने वाली कवित्री कौन है? तो आंसर आपका होगा ए नंबर, महादेवी वर्मा। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। तो आगे आपका तीसरा सवाल की ओर आते हैं। तीसरा सवाल में कहता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। तो किसका है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है, यानी किनका लिखा हुआ है? तो आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब बताते हैं
राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला बचपन में किनका नाम था? आप इस नाम से बहुत परिचित होंगे। राम बोला बचपन में किनका नाम था? तो किसका है? सूरदास का, तुलसीदास का, कबीर दास का और अग्रदास का। तो आंसर क्या है? तुलसीदास का। आंसर क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास के पिताजी के नाम, तुलसीदास के पिताजी के नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे, इनके पिताजी के नाम क्या थे? आत्माराम दुबे। और माता जी के नाम, और माता का नाम क्या था? माता का नाम था माता हुलसी देवी दुबे। हुलसी दुबे, माता का नाम क्या था? हुलसी दुबे। और इनका जन्म जो है 11 अगस्त 1511 हुआ था। इनका जन्म 11 अगस्त 1511 इसमें हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अगस्त 1511 ईस्वी इसका इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 11 अगस्त 1511 ईस्वी हुआ था। तो राम बोला बचपन में किसका नाम था? तो तुलसीदास का। तुलसीदास जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखे हैं। जिन्होंने क्या लिखे हैं? जिन्होंने लिखे हैं रामचरित्र मानस। जिन्होंने क्या लिखे हैं? रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस क्या लिखे हैं? रामचरित्र मानस। रामचरित मानस लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रामचरित मानस लिखे हैं। किन्होंने? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखे हैं। अब कहता है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अब देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1520 में, 1554 में, 1680 में, 1550 में। क्या हो गया? 11 अगस्त 1511। याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो 11 अगस्त 1511 तुलसीदास जन्म कब हुआ था? 11 अगस्त 1511 को हुआ था। और इनके किनके समकालीन थे? तो ये उस टाइम का राजा, भारत के राजा सम्राट अकबर थे। और सम्राट अकबर थे। और अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म आप लोग बताएंगे कमेंट में। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म बताइएगा। 15 अक्टूबर 1542 को किसका जन्म हुआ था? सम्राट अकबर का। किसका जन्म था? सम्राट अकबर का। यानी मुगल शासक। यानी कौन थे ये? ये मुगल शासक थे। कौन थे? मुगल शासक। ये कौन था? मुगल शासक थे। कौन? सम्राट अकबर। अकबर जन्म 15 अक्टूबर 1542 हुए थे। कौन? किनका जन्म? अकबर का जन्म हुआ था। और तुलसीदास का जन्म 11 अगस्त 1511 को हुआ था। हम अकबर के नाम इसलिए कर रहे थे, आपका आने वाला क्वेश्चन में या आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन था? उस टाइम के राजा कौन थे? तो कौन राजा थे? तो ये क्या लिखेंगे? अकबर, महान अकबर। तो राजा कौन थे? अकबर थे। राजा कौन थे उस टाइम? अकबर। अब कहता है इसमें आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। कहता आदिकाल को वीरगाथा का काल, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा का काल कहा। आदिकाल को वीरगाथा की काल कहा। कहता है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मगधी अपभ्रंश से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से। कहता है हिंदी की उत्पत्ति, आप जानते हैं हिंदी जब पृथ्वी आई थी तो हिंदी जो है, हिंदी आपका हिंदी के जो वह प्रारंभ जो हुआ था, शुरुआत में नहीं होता। हिंदी का प्रारंभ, हिंदी भाषा का प्रारंभ
1000 ईस्वी पूर्व। हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का आरंभ हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ था? लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में। 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था हिंदी भाषा का आरंभ। बिल्कुल ध्यान देंगे, हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ था? 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ इससे पहले कोई भाषा होगी तो हिंदी जो है किसी भाषा का अपभ्रंश है। तो कहता है हिंदी की उत्पत्ति कब हो गई? तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो किसका मतलब क्या है? किसका अपभ्रंश भाषा है? किसका अपभ्रंश भाषा है? तो क्या होगा? सौरसेनी अपभ्रंश। याद रखेंगे किसका है? सौरसेनी अपभ्रंश। बिल्कुल आप इस सब क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये बहुत लोअर से आपका मिडिल हाई तक क्वेश्चन आपका है जो हर एग्जाम में पूछती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? तो कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? अर्थात राष्ट्र कवि बहुत सारे कवि कहलाते हैं जो, लेकिन इस ऑप्शन में आपको राष्ट्र कवि कौन है वो बताना है। हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि कहते हैं। और सबसे प्रथम तो प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त। आप याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। यदि इस टाइप का ऑप्शन रहेगा, दो राष्ट्र कवि रहेंगे तो आंसर क्या लगाएंगे? मैथिली शरण गुप्त में। यदि मैथिली शरण गुप्त नहीं रहेगा तो आप रामधारी सिंह दिनकर भी आंसर आप लगा सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आइए। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? वाह, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? यानी अब वो जो तुलसीदास था मिडाइवल का मतलब मध्यकालीन का, अर्थात मध्य भारत का थे, मध्यकालीन भारत के थे। लेकिन अब जो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? वही तुलसी जिसको क्या बोलते हैं? तुलसीदास। जिसको क्या बोलते हैं? तुलसीदास। इनको क्या बोलते हैं? तुलसीदास। जिनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला दुबे। जिनका बचपन का नाम था राम बोला दुबे। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, विद्यापति, हरिवंश राय बच्चन। तो आंसर होगा बी नंबर अर्थात मैथिली शरण गुप्त। आंसर होगा बी नंबर अर्थात मैथिली शरण गुप्त। आंसर क्या होगा? बी नंबर अर्थात मैथिली शरण गुप्त। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर अब मैथिली शरण क्या हो जाएगा? गुप्त हो गया, मैथिली शरण गुप्त। तो अगला क्वेश्चन आप आइए, आगे क्वेश्चन। अब कहता है महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार किस संस्था की स्थापना की? महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो महात्मा गांधी ने क्या कहता है? हिंदी प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो किस संस्था की स्थापना की? महात्मा गांधी ने प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो क्या कौन सी संस्था होगा? तो कौन सी संस्था होगा? राष्ट्रभाषा प्रसार समिति। कौन से होगा? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में। अब कहता है हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? किस साहित्य में
कवियों का कवि कहा गया है अज्ञेय को, भवानी प्रसाद मिश्र को, रामेश्वर बहादुर सिंह को, हरिवंश राय बच्चन के। कवियों कवियों को कवि, कवियों को कवि यानी कवियों का कवि, यानी कवि का भी कवि किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? कवि का भी कवि। हिंदी साहित्य में कवि के कवि किसे कहा गया है? तो कवि के कवि किसे कहा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन को, जिनका आपको जानते हैं, जिनका आपका दोहा है, जिनका कविता आपका है, जिनकी कविता जिनकी कविता के रूप में, जैसे क्या आप जानते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। जो जिस टाइप की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कहता है ना कि लहरों से नौका, क्या कहता है? लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। किनका रचना है? किनका रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन जी का। तो हरिवंश राय बच्चन जी का 4 पंक्ति हम आपको सुनाते हैं। कहता है डुबकियों सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियों सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट जाता है, मिलती नहीं है सहज, मिलती नहीं है सहज मोती गहरे पानी में, मिलती नहीं है सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता है उत्साह, बढ़ता है उत्साह उसी हैरानी में, बढ़ता है उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको हरिवंश राय बच्चन जी का ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यह पॉइंट था, ये कविता था, तो उन्हीं को कवियों का कवि कहा जाता है, उन्हीं को कवियों का कवि कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन जी को। कहते हैं मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। अब कहता है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? जब भी मानक कहेगा तो आइडियल की बात करेंगे, अर्थात आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, अर्थात आदर्श हिंदी में हिंदी का स्वीकार्य रूप यानी आइडियल रूप में, आइडियल रूप में। अब यहां कहता है 13 नंबर, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। छंदों की परिधि, छंदों की परिधि, पहले हिंदी कविता था, हर एक पॉइंट में, हर एक कविता में छंद विग्रह वगैरह हुआ करता था, लेकिन छंदों से मुक्त करने वाला प्रथम कवि कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्थात छंदों से मुक्त करने वाले, छंदों से मुक्त करने वाले कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी कविता को छंदों से मुक्त करने वाले। अब कहते हैं कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास किस भाषा में कविता लिखते हैं? खरी बोली में, मधुकरी बोली में, कन्नौजी बोली में और ब्रज में। कबीरदास किस भाषा के कवि थे? तो सदुकरी में। क्या किस में थे? सदुकरी भाषा में। कबीरदास सदुकरी भाषा में अपनी कविता लिखा करते थे। किस भाषा में? सदुकरी भाषा में। आगे क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरित मानस में कितने कांड हैं? रामचरित मानस में 8 कांड हैं, 5 कांड है, 7 कांड है और 9 कांड है। यानी मूल में रामचरितमानस में, मूल रामचरितमानस जो है तुलसीदास का है, कितने कांड है? आपका 7 कांड है, और ये 7 कांड है, 7 कांड है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है विश्व की भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? विश्व में कितनी जितनी भाषा है उसको कितने परिवार में बांटा गया? 12, 14, 16 और 10। विश्व के सभी भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? कितने परिवार में बांटा गया है? अब जानते हैं, इससे पहले आप बता दें विश्व में लगभग विश्व में लगभग 3000 भाषा बोली जाती है।
3000 भाषाएं बोली जाती है। 3000 भाषाएं बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है, 3000 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन उन सभी 3000 भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? तो कितना परिवार है? 12 परिवार में। कितने परिवार में बांटा गया है? तो 12 परिवार में। विश्व में कितनी भाषा बोली जाती है? लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। कहते हैं भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में? भाषा का संबंध, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं में, 11वीं में, 8वीं में और 9वीं में। तो क्या है? 8वीं सूची में भाषा का संबंध कितने सूची में है? 8वीं सूची में, जिसमें कितने हैं? 22 भाषा को अभी मान्यता प्राप्त है। कितने हैं? 22 भाषा को, 22 भाषा को मान्यता क्या है? प्राप्त है। 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22 भाषा, जिसका क्या है? मान्यता का प्राप्त है, ये 8वीं अनुसूची में। अब 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, संसार का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? रामायण, गीतांजलि, महाभारत, कोई नहीं। अब देखिए, सब बात करते हैं संसार में, लेकिन ये सब क्या है? इंडियन है काव्य। यहाँ कितना है? इंडियन काम है। तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। महाकाव्य कौन है? महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड, बद्धदूत, प्रजा हितैषी, लोकमित्र। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है? हिंदी का फर्स्ट न्यूज़पेपर आपका कौन है बताना है आपको। है उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड आपका क्या है? हिंदी का सबसे पहला न्यूज़पेपर अर्थात समाचार पत्र। अब कहते हैं देव भाषा कौन सी भाषा है? देव भाषा, अरे देवताओं की भाषा। जितने अलंकार हैं, जितने मतलब ये श्लोक हैं भगवान के लिए है, शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में, अर्थात सत्यनारायण भगवान जो कविता है उसमें कथा है, अधिकांशतः उसी को कहते देव भाषा, जिसमें भगवानों को, देवता को आह्वान किया गया है। वो किस भाषा में किया गया है? हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, खड़ी भाषा में। मैक्सिमम आपको ईश्वर को, देवता को आह्वान करने वाली भाषा किस भाषा में आपको दिया गया है? कौन सी भाषा उसका है? आपको बताना है कि कौन सी भाषा है। तो कौन सी भाषा है? तो उसमें कौन भाषा होगा? आपको ध्यान दीजिएगा, देवताओं का भाषा, देव भाषा को कौन सी भाषा होगा? तो क्या होगा? संस्कृत। कौन सी भाषा होगा? संस्कृत। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत। अब 20 कहते हैं रामचरितमानस किसकी भाषा? रामचरितमानस की भाषा है। यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रह्म भाषा में, अवधी में, ब्रज में, मैथिली में। तो रामचरितमानस जिन्होंने तुलसीदास जी ने लिखे हैं, उस किस भाषा में लिखा हुआ है? तो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो वह भाषा कौन है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। कहता है जायसी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत की भाषा क्या है? अरे मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? हिंदी में, संस्कृत में, ब्रज में, अवधी में। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो है, पद्मावत किस भाषा में लिखा हुआ है? तो किस भाषा में लिखा हुआ? इन्होंने भी अवधी भाषा में लिखे हैं। इन्होंने भी किस भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में लिखे हैं। इन्होंने भी अवधी भाषा में लिखे हैं। अवधी भाषा में लिखे हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। आप इससे पहले ही बता चुके हैं आपको। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है।
उसी की याद में, उसी को दिमाग में रखते हुए, उसी को माइंड में रखने के लिए, उसी चीज को याद के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन आपका, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है तुलसीकृत विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा है, यानी तुलसी जो लिखे हैं, तुलसीदास विनय पत्रिका लिखे हैं, उस किस भाषा में लिखे हैं? अवधी में, कन्नौजी में, ब्रज में और कौरवी में। अब अभी जाने थोड़ा देर पहले तुलसीदास का लिखित रामचरितमानस, रामचरितमानस जो है, मानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। लेकिन विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। कहते हैं संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा में कहता है हिंदी को राजभाषा बनाने का, हिंदी की राजभाषा बनाने का किसने निर्णय लिया, मतलब प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने, गोपाल स्वामी अयंगर ने, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? देवनागरी है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। आंसर आपको क्या होगा? अनुच्छेद 343। थोड़ा देर पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी थी, अनुच्छेद 343। अब आपका 27 नंबर क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। कहता है हिंदी भाषा का नाम, हिंदी भाषा का नाम पहले सबसे पहले किसने सुझाया? तो किसने सुझाया हिंदी भाषा का नाम भारतवर्ष में? तो आप जानते हैं हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है जी। किसने स्थापित किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने। तो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय ने, जो बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की संस्थापक भी है, यानी स्थापना भी वही ने किए थे। तो कहता है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2 में, 5 में, 4 में और 3 में। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में आपको विभक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे कौन सा काल? तो 4 काल होगा। तो कौन होगा? 4 काल। कौन होगा? जैसे आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, इस टाइप का जो काल है आपका क्या होगा? 4 काल होगा, 4 काल हो। अब 29 क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अर्थात हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो उसके अतिरिक्त कौन सी भाषा, जिस ऑप्शन दिया है, देवनागरी लिपि में लिखी जाता है? सिंधी, पंजाबी, बंगला और नेपाली। देवनागरी विधि में, देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? तो कौन सी लिखी जाती है? आपके बगल का पड़ोसी देश नेपाल, जो इंडिया पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो क्या होगा? नेपाली भाषा। तो पंजाबी तो गुरुमुखी भाषा लिखा जाता है। पंजाबी क्या है? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा का क्या है? लिपि गुरुमुखी लिपि है। लेकिन नेपाली भाषा का क्या है? नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कौन सी भाषा? नेपाली। देवनागरी लिपि में नेपाली लिखी जाती है, नेपाली, नेपाली। और आज है 30 क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब आप ध्यान दीजिए, 2 बात है। हिंदी दिवस मतलब हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर क्या है, विश्व हिंदी दिवस। क्या है यहाँ पर, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और उसके बाद क्या, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 14 सितंबर और 14 नवंबर। तो क्या होगा, ये होगा 10 जनवरी को। क्या होगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। तो साथियों, आज के इस पहला सेट में आज 30 नंबर का क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट देखें। आज इतना ही रहने देते हैं, ये 30 नंबर क्वेश्चन, 30 को क्वेश्चन आपने देखे इतना ही। लेकिन आने वाला दिन आपको 2-3 इंफॉर्मेशन देते हैं। बीएसएससी जो 2023 में एग्जाम हो रही है, 9/12/2023 तक फॉर्म भराएगा और इसका पेमेंट 11/12/2023 को होगी। इसके लिए आपका बैच का अनाउंस, बैच आपको 1/12/2023 से चालू होगा, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको फ्री मटेरियल, मटेरियल क्या मिलेगी, फ्री मटेरियल्स आपको फ्री मिलेगा, मटेरियल्स। और उसके बाद टेस्ट सीरीज की आयोजन किया जाएगा, टेस्ट सीरीज की आयोजन किया जाएगा। टेस्ट सीरीज का भी क्या होगा, आयोजन होगा, टेस्ट सीरीज का भी आपको आयोजन किया जाएगा। तो इसमें इसके लिए साथियों आप लोगों को सिर्फ 7992258422 पर कॉल या आप व्हाट्सअप करें, और या व्हाट्सएप करेंगे तो जिससे आपको इस बैच में कैसे ज्वाइन करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे टीम में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, जैसे रीजनिंग आप जानते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मैथ्स भी आपको रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको जीके और जीएस, फिर क्या होगा, करंट, ये सभी का फुल्ली तैयारी आपको करवाई जाएगी, जिसका फी आपका है 2000 रुपीज़। लेकिन जो स्टूडेंट 1 से 5 दिसंबर तक एडमिशन कराएंगे उनके लिए 50% ऑफ है, 50% ऑफ है। उनको मात्र 999 रुपये लगेगा, बैच में 999 रुपये लगेंगे। आप इस नंबर पर कॉल करके आप बातें कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके बातें कर सकते हैं। आज क्लास के लिए इतना ही साथियों। आपका दिन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, समय मंगलमय हो। इतना ही कहते हुए आप फिर से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।